नमस्कार, मैं राजू पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन अधिगम शिक्षा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में शामिल उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। तो उपसर्ग के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि उपसर्ग होता क्या है। तो शब्द निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत ये 4 चीज़ें आती है: उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास। तो ये शब्द निर्माण होता क्या है? तो शब्द निर्माण हिंदी व्याकरण में जब हम शब्द बनाते हैं यानी शब्दों का निर्माण करते हैं तो उसमें हम इन चारों के माध्यम से शब्दों का निर्माण करते हैं। उपसर्ग के माध्यम से शब्दों का निर्माण करते हैं, प्रत्यय के माध्यम से शब्दों का निर्माण करते हैं, समास के माध्यम से शब्दों का निर्माण करते हैं। तो उसी में एक प्रक्रिया उपसर्ग है। तो आज उसी उपसर्ग के बारे में हम लोग जानेंगे कि उपसर्ग होता क्या है। तो आइए हम उपसर्ग के बारे में जानते हैं। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सब लोग जानते हैं कि शब्द क्या है और शब्द किसे कहते हैं। तो वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। और शब्द निर्माण की प्रक्रिया भाषा की सतत चलने वाली प्रक्रिया से गहरे स्तर से जुड़ी हुई है। जो शब्द निर्माण की प्रक्रिया है वो भाषा से हमेशा जुड़ी हुई है। ये उसके साथ उसका गहरा संबंध है। शब्द भाषा की स्वतंत्र अर्थवान इकाई होते हैं। शब्द जो हैं वो भाषा के स्वतंत्र और अर्थवान, माने कोई भी शब्द होता है वो स्वतंत्र होता है और उस शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है। तो शब्द निर्माण की ये प्रक्रिया जो है तीन तरीके से होती है। सार्थक शब्दों के पूर्व शब्दांश, माने जो शब्द होता है, सार्थक शब्द होते हैं, उन सार्थक शब्दों के पूर्व यानी पहले अगर कोई शब्दांश जुड़ता है वो उपसर्ग कहलाता है। दूसरा, सार्थक शब्दों के पश्चात यानी बाद में शब्दांश यानी शब्दों के अंत में। अभी यहाँ पे क्या था? शब्दों के पहले था यानी पूर्व था। दूसरा क्या है? शब्दों के अंत में यानी बाद में जो जुड़ता है वो प्रत्यय होता है। दो सार्थक वर्णों या शब्दों के मेल से संधि एवं समास द्वारा। अब शब्द निर्माण होता किससे है? पहला उपसर्ग, दूसरा प्रत्यय, तीसरा संधि और समास। तो ये हिंदी व्याकरण में 4 प्रक्रियाएं होती है जो शब्द निर्माण में सहायता करती है। अब कैसे होता है तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहली प्रक्रिया है उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब होता है क्या? उप प्लस सर्ग। उपसर्ग शब्द जो है वो 2 शब्दों के मेल से बना है। उप प्लस सर्ग शब्दों के योग से निर्मित। उप का अर्थ होता है समीप, जो हम लोगों ने अभी बड़ा उप प्लस सर्ग, तो उप का अर्थ होता है समीप। समीप यानी निकट, निकट यानी नज़दीक, नज़दीक यानी पास। जबकि सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। सृष्टि करना मतलब बनाना। इस तरह उपसर्ग का अर्थ हुआ शुरू यानी प्रारंभ में लगकर दूसरे नए अर्थ वाले शब्दों की सृष्टि करना। यानी उपसर्ग का मतलब हो गया कि इसके शुरू में, प्रारंभ में शब्द लगकर नए शब्दों की सृष्टि करता है यानी रचना करता है। इस प्रकार उपसर्ग भी सार्थक शब्दों के प्रारंभ में जोड़े जाने वाले वो अभिकारी शब्दांश है
जो शब्द के प्रारंभ से लेकर उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे परा प्लस जय, उपसर्ग क्या है? परा। जय क्या है? मूल शब्द है। तो ये दोनों मिलकर क्या हो गया? पराजय। सु प्लस गम, दोनों मिलकर क्या हो गए? सुगम। उसी तरह तो ये शब्द निर्माण की पहली प्रक्रिया हो गई। दूसरी प्रक्रिया है प्रत्यय, यानी मूल शब्दों के पश्चात। मूल शब्दों के पश्चात बोले तो मूल शब्दों के बाद शब्दांश जोड़कर। जैसे बल प्लस वान, यानी बल जो है ये इसका मूल शब्द है और इसके अंत वान मैंने जोड़ दिया तो क्या हो गया? बलवान। उसी तरह है कला, कला में हमने क्या जोड़ दिया? कार, कलाकार हो गया। तो ये शब्द निर्माण के दो माध्यम हो गए, उपसर्ग और प्रत्यय। उसी तरह शब्दों का निर्माण हम समास और संधि के द्वारा भी करते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार यानी बदलाव को संधि कहते हैं। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? देखेंगे कि दो शब्दों के जोड़ने से एक नया शब्द बन जाता है। जैसे हमने प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाए थे, उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाए थे, उसी तरह जब हम लोग संधि के द्वारा शब्दों का निर्माण करते हैं तो भी दो शब्दों के मेल से यानी दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसमें एक नया शब्द बन जाता है। जैसे भोजन प्लस आलय, इन दोनों के मेल से क्या हो गया? भोजनालय। यदि प्लस अपि, यद्यपि। जबकि दो या अधिक पदों को योग से एक पद निर्मित होने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। अब यहाँ पे कहता है समास में कि अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ा कि दो शब्दों के वर्णों के मिल से जो परिवर्तन होता है या जो विकार होता है या जो बदलाव होता है उसके माध्यम से। अब यहाँ कहता है कि ये दो या दो से अधिक शब्दों के योग, यानी योग मतलब एक साथ जब आते हैं और उनके योग से एक नए शब्द का निर्माण होता है तो उसे हम लोग समास कहते हैं। जैसे शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। अब इसको ऐसा ना करके इसके लिए एक शब्द बन गया, एक शब्द का गठन हो गया यथाशक्ति। देश के लिए भक्ति, देश भक्ति। तो ये हमने क्या किया? समास के माध्यम से शब्दों का निर्माण किया। तो उसी तरह हम लोग करते क्या है, ये जो है ये चार प्रक्रियाएं जो है हिंदी व्याकरण में होती है। तो उसी एक प्रक्रिया में से हम लोगों ने उपसर्ग के बारे में पढ़ा कि उपसर्ग होता क्या है, उपसर्ग जो है वो होता क्या है। तो उपसर्ग के बारे में उसकी परिभाषा को भी पढ़ा। अब बात आती है कि उपसर्ग, हिंदी में उपसर्ग होते कितने हैं। तो हिंदी में उपसर्ग जो है वो तीन तरह के होते हैं, यानी तीन प्रकार के होते हैं। उपसर्ग मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला संस्कृत उपसर्ग। संस्कृत उपसर्ग कहने का मतलब है कि हिंदी भाषा में हम संस्कृत से आए हुए शब्दों का भी प्रयोग करते हैं तो इसलिए उसे हम लोग कहते हैं संस्कृत के उपसर्ग यानी तत्सम उपसर्ग। दूसरा है हिंदी उपसर्ग यानी तद्भव उपसर्ग। तद्भव कहने का मतलब ये हुआ कि संस्कृत भाषा से जो शब्द आए और आने के बाद उसमें हम लोगों ने परिवर्तन कर दिया, वो तद्भव कहलाए। तीसरा विदेशज या आगत उपसर्ग, यानी हमारे हिंदी भाषा में अपने तत्सम तद्भव शब्दों के अलावा आगत शब्द या विदेशज शब्द, यानी हम अपनी भाषा में उर्दू, फारसी और अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग करते हैं तो उनके निर्माण में भी हम लोग उपसर्गों का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज़ जो है हो गए कि उपसर्ग के तीन प्रकार होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग
उपसर्ग और आगत उपसर्ग, या किसी किसी किताब में उर्दू के भी उपसर्ग दिया रहता है, इसका नाम उर्दू भी दिया रहता है। तो इसलिए यहाँ पे आगत कह दिए या विदेशज कह दिए तो उसमें क्या हो गया कि हमारा उर्दू भी आ गया, फ़ारसी के शब्द भी आ गए और अंग्रेजी के भी शब्द आ गए। तो इसमें जितने भी विदेशी शब्द है उनका प्रयोग जो है विदेशज शब्दों में किया जाता है। तो बच्चों, अब तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा, अब इसके तीनों भेदों के बारे में विस्तार से अगले क्लास में जानेंगे। तो अब तो हमें कोई नहीं हमें दिक्कत तो नहीं लगती है कि उपसर्ग की परिभाषा में या उपसर्ग का निर्माण कैसे होता है, उसके शब्द कैसे बनते हैं, यहाँ पर तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया। तो चलिए इसके आगे के भेदों के बारे में हम लोग अगली कक्षा में पढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।